आजकल मेरे घर में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था, लेकिन मैं रात को थक हार कर सो ही जाती थी। आज भी मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे अचानक से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह औरत किसी बड़ी मुसीबत में है। पहले तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन फिर मेरी आँख खुल गई और मुझे अब भी आवाज़ आ रही थी। मैं आंखें मलती हुई उठ बैठी थी और फिर मुझे यकीन हो गया कि यह आवाज़ तो हमारे घर के अंदर से ही आ रही है। और यह आवाज़ किसकी थी, वह भी मैं पहचान गई थी। मैंने जब अपने बगल में देखा तो मेरा पति भी मेरे कमरे में नहीं था, जबकि इस समय वह यहीं पर सो रहा होता था। रात को जब हम सोने लगे तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा था। और अब वह कमरे में नहीं था और घर में से रोने और सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। यह औरत कौन थी और क्यों चिल्ला रही थी, यह देखने के लिए मैं उस तरफ चली गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर देख मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस कमरे के अंदर एक औरत थी और 4 मर्द थे, जिनमें से एक मेरा पति भी था। और वह औरत बुरी तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वह चारों जानवरों की तरह उसके साथ। मेरा नाम दिव्या है। जब मेरी शादी इस घर में हुई थी तब मैं सिर्फ 17 साल की थी। उस वक्त मैंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करूंगी। मेरी सास से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो तब से ही वह मुझे बहुत पसंद आ गई थी। उनका चेहरा हमेशा प्यार और सुख से भरा हुआ लगता था। लेकिन जब शादी के बाद मैंने उनके साथ रहना शुरू किया तो उनकी आंखों में छुपाए हुए दर्द को महसूस करना मुश्किल नहीं था। मेरी सास अपने पति के गुजर जाने के बाद से ही इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रही थी। उनके 4 बेटे थे, शुभम, दीपक, आकाश और रोहित। सभी अपने अपने तरीके से अपनी माँ का फ़ायदा उठाते थे। शुभम सबसे छोटा शुभम सबसे बड़ा था और उसका व्यवहार शुरू से ही बहुत सख्त था। वह अपनी माँ से गुस्सा होता और छोटी छोटी बातों पर उन्हें डांट कर उनकी बेइज्जती कर देता। और फिर उनका दूसरा बेटा दीपक, जो कि देखने में सबसे शरीफ लगता था, लेकिन वह घर के पैसों में हमेशा हाथ डालता और अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे ले जाता था। और फिर उनके तीसरे बेटे आकाश का शौक सिर्फ नशा और घूमने में था। और रोहित सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा अपनी माँ पर भारी पड़ता था। उसके जज्बात बिल्कुल मर चुके थे और वह अपनी माँ के प्रति बिल्कुल भी अच्छे मिजाज का नहीं था। यह सब देखते हुए मैं समझ गई कि मेरी सास अपने ही घर में कठपुतली बन गई थी। उनके चारों बेटे उनकी इज्जत नहीं करते थे और उनकी ज़िंदगी बस मुश्किल से भर गई थी। शादी की पहली रात मैं अपने पति दीपक के साथ कमरे में बैठी थी। शुरू में उनका व्यवहार बहुत प्यारा था। उसने मुझे कहा कि तुम्हें यह घर पसंद आएगा। इस घर में तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो दिल करेगा तुम करना, जो खाने का दिल करेगा वह खाना, चाहो तो बाहर से कुछ भी ऑर्डर कर लेना और चाहो तो घर पर ही बना लेना। तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। मैंने कहा कि तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे भाई और सास भी हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वह मुझे अपनी मर्जी करने देंगे? मैं कैसे बार बार खाना ऑर्डर कर सकती हूँ? वह तो यही कहेंगी कि घर पर बनाओ, और खाना भी तो उनकी मर्जी से ही बनेगा ना। इस बात पर मेरे पति हंसने लगा था। मैंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और आप मेरी इस बात पर हंस क्यों रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? तब उसने कहा कि तुम इस दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमसे कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा दिल करता है वह करना, और तुम हो कि डर रही हो। अरे तुम माँ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने जब उसका इस तरह का व्यवहार देखा तो मैं थोड़ी हैरान हुई थी। मेरा पति ये कैसी बातें कर रहा है? या फिर वह अपनी माँ के खिलाफ था? वह कहने लगा कि अरे मज़े ही रहेंगे, वैसे भी यह मेरी पहली शादी है और तुम इस घर की पहली बहू हो। मुझे पता है शादी का क्या सुख होता है। पति पत्नी अपने कमरे में रहेंगे, जब रात को आऊँगा तो अच्छा सा खाना ऑर्डर करेंगे, फिर साथ में अच्छा समय गुजारेंगे, उसके बाद कोई फ़िल्म देखेंगे। मैंने कहा कि अगर मैं रात को फ़िल्म देखूंगी तो सुबह जल्दी कौन उठेगा? मेरी बात पर वह कहने लगा कि अब तुम सही लाइन पर जा रही हो। तुम्हें सुबह उठकर कुछ भी नहीं करना। माँ को
बिगाड़ना मत, अपने रूटीन उनके साथ मत बनाना। अगर एक बार तुमने उनको बिगाड़ दिया तो फिर मुझे ना कहना कि वह मुझे तंग कर रही है और मेरे से सब कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मुसीबत तुम अपने लिए खुद खड़ी करोगे फिर उससे तुम्हें खुद लड़ना होगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। वह मुझे कह रहा था कि सास जाए भाड़ में, देवर जाए भाड़ में, घर जाए भाड़ में, तुम काम भी ना करो, खाना भी ना बनाओ, बस इस घर में ऐश की ज़िंदगी गुजारो। मेरे पति की यह बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यह मेरा भ्रम है, या तो मुझे कोई ख्वाब आ रहा है, या फिर मेरा पति मेरी परीक्षा ले रहा है। यह आदमी कैसे अपनी माँ के खिलाफ हो सकता है? यह घर भी तो उसकी माँ ही चलाती थी, ऐसे में यह उसके खिलाफ कैसे हो सकता है? खैर, हमारी शादी की पहली रात बहुत ही अच्छे से गुजरी, और जब सुबह हुई तो मैंने कहा कि देख लेना, देर हो गई है, अब माँ जी बातें करेंगी, कि पहले ही दिन देर से उठ गई। मेरी माँ ने भी मुझसे कहा था कि अलार्म लगाना, लेकिन आपकी बातों में इतना वक्त लग गया कि रात में जल्दी सो ही नहीं पाई। वह कहने लगी कि मैं सिर्फ बातें थोड़ा ही ना कर रहा था। इस बात पर मैं शर्माने लगी तो उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैंने जो तुम्हें रात को समझाया था वह सब याद रखना, डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी उनका मूड खराब हो जाता है, तुम उन्हें समझने की कोशिश करना। मैंने सोचा कि शायद मेरे पति अपनी माँ को गलत समझ रहे हैं। मैंने अपने मन में फैसला किया कि मैं इस घर में सबको अपना बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, और जो भी बहू जिस भी घर में आती है वह यही सोचती है कि वह सबके लिए अच्छे से ही रहेगी। कोई भी लड़की पहले से यह सोचकर नहीं आती कि मैंने जाते ही लड़ाई करनी है या फिर घर अलग करना है, बल्कि उसके दिमाग में यही होता है कि मैं सबके साथ अच्छे तरीके से रहूँगी, और हमें वैसे भी इस घर से अलग होने की क्या ज़रूरत थी? यह घर अपना ही था। लेकिन अगर हम लोग इस घर से चले जाते और किराए के घर में शिफ्ट हो जाते तो हमारी पूरी ज़िंदगी किराया देते ही गुजर जानी थी। मेरी माँ ने भी सारी ज़िंदगी जॉइंट फैमिली में ही रहकर गुजारी थी, और फिर आखिर में यह हुआ कि उनकी शादी के 10-12 साल बाद ही उनके सास ससुर इस दुनिया से चले गए। मेरे पापा के 2 ही भाई थे, लेकिन मेरे दादा दादी के जाने के बाद वह 2 भाई खुद ही अलग हो गए। इस तरह से जो खानदानी घर होता है और सारा सामान था वह मेरी माँ के हिस्से में आ गया, और मेरी माँ अब उस घर की अकेली मालकिन बन गई। इसलिए मेरी माँ ने मुझे भी यही सिखाया था कि अगर औरत 10 साल सर झुकाकर जीती है तो पूरी ज़िंदगी सर उठाकर जीती है। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं उस सबके साथ अच्छा व्यवहार रखूं और सबकी बात मान लूं, लेकिन धीरे धीरे मैं यह देखने लगी कि यह घर सिर्फ ऊपर से ही सुख शांति से भरपूर था, पर अंदर ही अंदर यह एक ऐसे अंधेरे में घिरा हुआ था जहाँ पर इंसानियत मर चुकी थी, क्योंकि यह सब लोग मेरी सास के साथ बहुत बुरा करते थे। उनका व्यवहार उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यह उनको जैसे एटीएम की मशीन समझते थे कि कोई भी उनके पास आता और पैसे लेकर चला जाता। एक दिन घर का राशन ख़त्म हो गया, बस कुछ ही सामान पड़े हुए थे, तो मैंने थोड़ी ही सामान से खाना बना दिया, और फिर मैंने अपने पति से कहा कि घर में खाना बनाने का सामान कम था तो थोड़ा ही खाना बनाया, अब आपके और मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तब उसने कहा कि खाना ऑर्डर कर लो। मैंने कहा कि आप इतने पैसे क्यों बर्बाद करते हैं, एक काम करते हैं, दूध के साथ रोटी खा लेते हैं। तब उसने गुस्से में कहा कि क्या अब हमारे यह दिन आ गए कि हम दूध के साथ रोटी खाऊं? और तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? तुम क्या किसी गरीब घर से आई हो? क्या तुम्हें वही सीरियलों वाली बहू बनना है ताकि समाज की तसल्ली ले सको? जबकि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मौज मस्ती से रहो, तो क्यों नहीं ऐसा करती हो? उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई थी, और फिर उसने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया। उसने इतना खाना ऑर्डर किया कि हम लोगों ने खाना खाया भी नहीं गया। अगर हम लोग एक दूसरे से मुकाबला लगा लेते कि कौन ज़्यादा खाता है तब भी खाना बच जाता। मैंने उससे कहा कि खाना फ्रिज में रख देते हैं, सुबह कोई खा लेगा। इस बात पर वह हंसने लगा था। उसने कहा कि हमारा झूठा खाना कोई भी नहीं खाएगा। मैंने कहा कि यह खाना झूठा कैसे हो गया, हमने तो प्लेट में निकाल कर खाया है। तो वह कहने लगा कि यहाँ पर सब अपना अपना खाना खुद मंगवाते हैं, और जिसका जो खाना बच जाता है वह फेंक देता है। मेरे पति ने देखते ही देखते खाना उठाकर फेंक दिया था, और मैं हैरान रह गई कि इसको खाने की बिल्कुल भी कदर नहीं है। छोटे घर से तो मैं भी नहीं आई थी,
लेकिन हम लोगों ने कभी खाने को इस तरह से वेस्ट नहीं किया था। यह काम वही करते हैं जिनको पता होता है कि उनको कमाना नहीं पड़ रहा। इस तरह की हरकतें उन्हीं लोगों की होती हैं और ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। अपनी सास को देखकर मुझे दया आती थी। उनके सारे बच्चे ही सिर्फ उनको पैसे की मशीन समझते थे। कोई भी उनको दिल से प्रेम नहीं करता था। वह लोग अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते थे और सिर्फ एक ही बात करते थे कि माँ थोड़े पैसे देना। पैसे जैसे ही उनके हाथ में आते तो वह फौरन से उठाकर चले जाते। एक माँ जो अपने बच्चे को इतनी मुश्किल से पैदा करे, उनके लिए इतनी तकलीफ उठाए और फिर वह उनके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो जाहिर है उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं भी माँ बनती और अगर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उनके साथ अच्छे से रहूँगी। वैसे भी यह सब लोग घर से चले जाते हैं तो पीछे सिर्फ मैं और मेरी सास ही रह जाते हैं। अगर मैं भी उनसे बदतमीज़ी करती और लड़ती रहती तो फिर मेरा इस घर में गुजारा कैसे होता और मुझे बदतमीज़ी करने की ज़रूरत ही क्या थी। मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं थी। इसी तरह हम लोग सास बहू की थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। वह मुझे कहने लगी कि तुम बहुत ही अच्छी हो, घर की पहली बहू। वह पहली बहू जिसको जब लोग घर में लेकर आते हैं तो उसके बारे में बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं वह कैसी निकलेगी। जिस घर में ज़्यादा बेटे होते हैं उस घर में जो पहली बहू होती है ना, उसको बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वह बाकी लोगों के लिए मिसाल बनती है। फिर मेरी सास कहने लगी कि तुम वाकई मिसाल के काबिल हो। मैं अपनी सास की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी और अब हम दोनों मिलकर काम करते, खाना बनाते। बाहर का खाना खाने की ना तो मेरी सास को आदत थी और ना ही मुझे बाहर का खाना अच्छा लगता था क्योंकि बाहर का खाना खाकर तंग आ गई थी। मैं एक सिंपल सी लड़की थी। मुझे रोज़ घर के दाल चावल और सब्जी रोटी ही अच्छी लगती थी। मुझे रोज़ यही खाना चाहिए होता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने अपनी सास के हाथ का बना हुआ मज़ेदार खाना खा लिया और मेरा पेट पूरी तरह से भर गया। लेकिन जब रात हुई तो मेरे पति ने बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया। अब मैं उनसे कहती कि मैं खाना खा चुकी हूँ तो उन्होंने गुस्सा करना था, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब उनके साथ बैठी तो भूख नहीं लग रही थी, इसलिए कहा कि यहाँ पर आओ और यह खाना खाओ। मैंने यह तुम्हारे लिए ही तो मंगवाया है। लेकिन जब मैंने वह खाना खाने से मना कर दिया तो उनको पता चल गया कि मैं खाना खा चुकी हूँ। तो वह बहुत गुस्सा हो गए। वह कहने लगे कि तुम्हें माँ से ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद यह भी मनुष्य की एक अजीब सी हरकत है कि जिस काम से उसे मना किया जाता है वह आदमी करता तो वही है। एक दिन जब मैं अपनी सास के साथ बैठी थी तो उन्होंने मुझसे अपने दिल की बात कही कि बेटा, तू तो इस घर में नई आई है, तुझे शायद समझने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा यह घर, यह बच्चे सब मेरे लिए पराये हो चुके हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हें संभालने में लगा दी, लेकिन आज इनके लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन गई हूँ। उनका दर्द मेरे दिल तक महसूस हुआ। मैंने कहा, माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपने तो इन सब के लिए कितना कुछ किया है। बात सुनकर वह मुस्कुराई थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में दर्द छुपी हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटी, जब अपनी इज्जत ना करें तो इंसान का दिल टूट ही जाता है। मैंने शुभम को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, दीपक को उसके बिजनेस के लिए पैसे दिए, आकाश के नशा छुड़ाने के लिए कई बार उसे डॉक्टर के पास ले गई और रोहित के हर बुरे रवैये को माफ़ किया। लेकिन आज यह सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। वह लोग मुझे मारते नहीं हैं, लेकिन उनका यह व्यवहार मेरी रूह को मार रहा है। वह कहने लगी कि इनका बाप भी ऐसा ही था। उसने मुझे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और उसने भी सारी ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा ही किया था। मैं बार बार सोचती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे मेरे पति जैसे ना हो, लेकिन वही बात हुई और यह मेरे पति जैसे ही हैं, क्योंकि इन्होंने बाप को अपनी माँ के साथ हमेशा बदतमीज़ी करते हुए ही देखा था। फिर मेरी सास कहने लगी कि अगर तेरे यहाँ कभी बच्चा होने वाला हुआ तो मैं दुआ करूँगी कि तेरे बेटी पैदा हो। अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप शायद इस दुनिया की पहली सास हैं जो यह कह रही हैं कि पहला बच्चा बेटी होनी चाहिए, वरना तो लोग कहते हैं कि बेटा क्यों नहीं हुआ और इस बात पर उसे घर से भी निकाल दिया जाता है। मेरी सास कहने लगी कि हाँ, मुझे पता है, मेरी सास ने भी मुझ पर ऐसे ही दबाव डाला था, लेकिन मुझे भगवान ने 4 बेटे दिए तो सब लोगों के मुंह बंद हो गए, पर मैं
तुझे एक बात बताना चाहती हूँ कि जो एहसास बेटियाँ करती हैं ना अपने माँ बाप का, वह बेटे कभी नहीं कर सकते। बेटियों को माँ बाप का बड़ा एहसास होता है। जब बेटी 2-3 साल की होती है ना, तब भी वह अपने माँ बाप से बड़ा प्यार करती है और बेटे तब से ही बता देते हैं कि वह कैसे हैं। मेरा देवर शुभम अपने ऑफिस से रोज़ देर रात को घर आता और आते ही अपनी माँ के कमरे में घुस जाता। उसकी आदत थी कि वह अपनी माँ से बिना वजह पैसे मांगता और अगर उन्होंने मना किया तो उन्हें मार कर उनकी बेइज्जती करता। जब मुझे यह पता चला कि किसी ने माँ जी पर हाथ उठाया तो मैं हैरान थी। मुझे लगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा, उनको कोई चोट लग गई होगी। लेकिन उन्हें ने मुझे बड़े आराम से बताया कि जब पैसे देने में देरी हो जाती है तो यह लोग ऐसे ही करते हैं। वह आराम से बैठी हुई थी और वह इस सारी बातों को ऐसे कह रही थी कि जैसे यह बहुत ही आम सी बात है। उनको तो ऐसा होने ही नहीं देना चाहिए था। कोई जितनी भी बुरी माँ हो या जो भी बुरे हालात हों या जैसा भी चल रहा हो, कोई भी औलाद अपनी माँ पर हाथ नहीं उठा सकती। लेकिन इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मुझे पहले नहीं पता था कि यहाँ भी यह सब कुछ होता है। जब मुझे यह पता चला तो मैं हैरान थी। लेकिन मेरी सास ने बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में मुझे कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, यह सब तो पहले से होता चला आ रहा है। मेरे पति दीपक का तो बस यही था कि माँ से पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करे। वह दिन भर यही सब करता और कोई भी काम नहीं करता था। वह बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाला आदमी था। दिन भर वह अपने दोस्तों के साथ रहता और रात को उसको मेरी याद आ जाती तो वह घर चला आता। इस तरह के कामों के लिए वह बड़ा खुश होता था। अगर मैं कह देती कि मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है तो वह कहता कि हाँ, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। वह चाहता था कि हम कमरे में डांस करें, खाना खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, फ़िल्म देखें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, हमें किसी बात की परवाह ना हो। लेकिन मैं इस तरह की नहीं थी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। ना तो मुझे डांस का शौक़ था, ना ही मुझे पार्टी करने का शौक़ था और ना ही मुझे ज़्यादा खाने का शौक़ था। मैं तो नॉर्मल लड़की थी। पर मेरा पति मुझे कहता था कि जैसा मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, तुम बूढ़ी हो चुकी हो। लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे झूठ बोलकर तुम्हारी शादी मेरे साथ की है। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो संजीदा रहना पसंद करते हैं, और जो आप मुझे करने को कह रहे हो वैसा मैं नहीं कर सकती। मुझे क्या पता था कि आपकी पसंद के कपड़े पहनकर आपको डांस करके दिखाऊं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे डांस करना नहीं आता तो उसने घर पर थोड़ा सीख लो, इसमें क्या बुराई है, आजकल तो सब कुछ सिखाया जाता है। उनकी बातें सुनकर मैंने उससे कहा कि मुझे इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं और ना ही मेरा ज़मीर यह सब करने को कहता है। मेरा देवर आकाश का नशा इतना बढ़ गया था कि उसके पास माँ को कुछ कहने का भी समय नहीं बचा था। रोहित, जो सबसे छोटा था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी माँ का मजाक उड़ाता, उनकी बेइज्जती करता और मैं यह सब चुपचाप देखती रह जाती। कभी कभी तो मैं सोचती कि अगर मुझे इस सब का पहले पता होता तो मैं कभी इस आदमी से शादी नहीं करती। लेकिन अब तो मेरी ज़िंदगी इस घर में बंद थी और मुझे अपनी सास के साथ इस अंधेरे में गुजारने पड़ रहे थे। एक दिन मेरा देवर शुभम घर आया और माँ से झगड़ा करने लगा। उस दिन मैंने शुभम को अपने आपे से बाहर देखा था। उसने माँ को धक्का दिया और उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। मैं यह सब देखकर शौक में थी। शुभम का चेहरा लाल हो गया था। वह चिल्लाकर कह रहा था कि तू मुझे पैसे क्यों नहीं देती? जब तेरे पास सब कुछ है तो फिर इतनी कंजूसी क्यों करती है? मेरा हक है इस घर पर और मैं तुझसे यह पैसे लेकर रहूँगा। माँ ज़मीन पर गिर कर रो रही थी, लेकिन शुभम को बिल्कुल दुख नहीं हो रहा था। उसने माँ को लात मार कर कहा कि अगले हफ्ते तक पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तुझे यह घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे मेरे पति ने कहा था कि अगर घर में कोई इस तरह की बात हो तो मैं बीच में ना बोलूं। अगर तुम बीच में बोली और मुझे पता चला गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। इसलिए जब यह सब कुछ हो रहा था तो मैं बीच में नहीं बोली। लेकिन जब मेरा देवर वहाँ से चला गया तो मैं फ़ौरन अपनी सास की तरफ बढ़ी और मैंने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और एक सोफ़े पर बिठाया। लेकिन मैं यह देखकर हैरान थी कि उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे यह सब कुछ पहले से भी होता रहा है। लेकिन उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी ज़रूर हो रही थी, क्योंकि यह सब कुछ मेरे सामने हुआ था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आया था कि यह सब कुछ
हुआ था। मैं अपनी सास के पास गई, उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल अब और जुल्म सहने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, अब मैं यह सब और नहीं सह पाऊंगी, मुझे अब यह घर छोड़ना होगा। तुम क्या मेरी मदद करोगी? मैंने उनकी आंखों में एक नई ताकत देखी थी। यह सुनकर मैंने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आपके साथ हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ हूँ और आप जो भी कहोगी मैं वही करूँगी। हम लोगों को कोई प्लान बनाना चाहिए। और फिर कुछ ही समय में हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। माँ जी ने अपने पुराने दोस्त और परिवार वालों से मदद मांगी। उन्होंने यह फैसला किया कि वह इस घर से निकलकर अपने पुराने घर में जाएंगी, जो उन्होंने शुभम के खातिर बेच दिया था। हमने सोचा कि इस तरीके से उनके बेटों को उनका असली रूप दिखाया जा सकेगा, कि उनकी माँ उनके बिना भी जी सकती है। माँ जी के पुराने घर जाने का फैसला सबके लिए एक झटका था। शुभम ने सोचा कि शायद माँ मजाक कर रही है, लेकिन जब माँ जी ने सबके सामने अपना फैसला रखा तो सबको उनकी हिम्मत पर बड़ी हैरानी हुई। हमने प्लान तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनाया था। अगर जिस इंसान को आप बदल नहीं सकते, अगर वह आपकी ज़िंदगी से चला जाए और उसकी वजह से आपको मिलने वाली सुख सुविधा भी चली जाए, तो फिर आपको समझ आता है कि उसकी क्या कदर थी और आप सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारा यह फैसला कुछ ज़्यादा ही खराब था। जब मेरी सास अपने पुराने घर में जाकर रहने लगी तो उनके बेटे उनसे पैसे लेने के लिए वहाँ पर भी पहुँच गए। मैंने अपनी सास को फ़ोन किया, यह पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कुछ नहीं होता और मैं इस घर में आकर रहती तो यहीं पर मर जाती और कोई मुझे देखने भी नहीं आता। लेकिन अब देखो पैसे में कितनी ताकत है, यह लोग बार बार यहाँ आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि यह बात तो ठीक है, लेकिन हमारा प्लान कामयाब हो गया या हमें कुछ और सोचना होगा। यह विचार मेरी सास ने मुझे दिया था कि उन्हें लगता है था कि शायद उनके बेटे इस तरह ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता था कि अब यह मामला टेढ़ी उंगली से ही सही होने वाला था। मेरी सास मेरे साथ बुरी नहीं थी, वह बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके साथ बुरा हो रहा था। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा प्लान बना दिया। पर यह प्लान कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। सारी दौलत, सारी जायदाद अभी भी मेरी सास के नाम थी। उनके दस्तक होते थे, अंगूठा लगता था या सिग्नेचर होते थे, तभी बैंक से पैसे निकलते थे। यह लोग इसलिए भी उनके साथ बुरा सलूक कर रहे थे कि वह अपना सब कुछ उनके नाम करके चली जाए, इसलिए उनके साथ बहुत बुरा रवैया रखते थे। एक दिन मैंने अपने पति से कहा था कि तुम लोग माँ जी के साथ इतना बुरा रवैया क्यों रखते हो? बात तो प्यार से भी हो सकती है ना, और अगर प्यार से बात करोगे तो आपकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि प्यार से बात करेंगे तो ज़्यादा मानेंगी, लेकिन प्यार से बात करेंगे तो वह नॉर्मल हो जाएगी, उन्हें हमारी फिक्र ही नहीं होगी। हम चाहते हैं कि वह इस पैसे के खेल से तंग हो जाए, उन्हें बार बार पैसे निकाल कर देने पड़ते हैं, इसलिए वह हमारा हिस्सा हमारे नाम कर दे, फिर हम जाने और हमारे काम। लेकिन वह भी बड़ी ढीठ है, उन्हें फिर भी कोई मसला नहीं है, पैसे हमारे नाम ना करने पड़े, इसलिए हम उससे जिल्लत बर्दाश्त कर रही हैं। मुझे मेरे पति की सोच पर बड़ा अफसोस होता था। मुझे पता था कि मैं बुरी जगह फंस गई हूँ, क्योंकि जो आदमी अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, यह हो ही नहीं सकता कि वह अपनी बीवी की इज्जत करे। और अगर वह अपनी बीवी की इज्जत करता है तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, यानी कि उस चीज़ के लिए जिसके लिए वह अपनी पत्नी के साथ है। इसका मतलब यही था कि मेरा पति सिर्फ एक जिद के कारण मेरे साथ था। अगर कल को मैं खूबसूरत ना रहती या कोई मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की उनकी ज़िंदगी में आ जाती तो यह बात हो सकती थी कि वह उसके साथ चला जाता। जब माँ जी यहाँ से जाने की बात कर रही थी तो उनके सिर्फ एक बेटे ने उन्हें कुछ इस तरीके से रोकने की कोशिश की। एक रात जब माँ जी अपने कमरे में सामान बांध रही थी तो मेरे देवर शुभम ने उनका सामना किया और कहा कि तू कहीं नहीं जाएगी, यह तेरा घर है और तू यहीं रहेगी। यह बात सुनकर माँ जी ने कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। शुभम, मैं अब तुम लोगों का जुल्म और भी नहीं सह पाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त करूँ। जब माँ जी ने यह कहा तो शुभम को गुस्सा आ गया। उसने माँ जी को धक्का दिया, लेकिन इस बार माँ जी ने अपनी जुबान खोली थी। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि शुभम, अगर तुमने आज मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें पुलिस को बता दूंगी
और फिर तभी माँ जी ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया और पुलिस वाले आकर उन चारों भाइयों को समझाया कि अगर उन्होंने अपनी माँ पर हाथ उठाया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह इतने बेशर्म थे कि आगे से कहने लगे कि कौन से कानून के तहत आप हमें पकड़ेंगे, घर में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो क्या उसके किससे भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे। पुलिस वाले भी समझ गए कि यह बड़े बेशर्म किस्म के लोग हैं, तो वह चले गए। उसके बाद माँ जी अपने गांव वाले घर में चली गई। मैंने उनसे कहा कि आपकी औलाद वाकई बड़ी बेशर्म है, उनके दिमाग में शैतान सवार है और अब वह इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। हमें किसी बहुत बड़े प्लान की ज़रूरत है। जब मेरी सास ने पूछा कि कैसा प्लान, तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में एक प्लान है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अकल से काम करना होगा और छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखकर यह प्लान बनाना होगा और इस पर अमल करना होगा। जिस जगह पर यह गांव वाला घर था, वहाँ पर आसपास भी मेरी सास के अपने रिश्तेदार रहते थे, यानी कि उनके बुरे रिश्तेदार जो उनके माँ की तरफ से थे और शादी से पहले भी वह उनके साथ ही रहती थी। एक दिन हम अपने कमरे में सो रहे थे जब आधी रात को मेरे पति का फ़ोन आया था। पता नहीं किसकी कॉल थी, लेकिन मेरे पति की शक्ल देखने वाली थी। वह हैरान रह गए और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। वह फौरन बाकी भाइयों को जगाने के लिए भागे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ। वह कहने लगे कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मैं भी हैरान रह गई। यह खबर उनके किसी पड़ोसी ने कहा था कि आपकी माँ घर में अकेली रह रही थी और वह बिजली का कोई मसला था। बिजली का करंट लगने की वजह से वह इस दुनिया से चली गई और हालात इतनी बुरी थी कि जल्दी जल्दी आखिरी रस्में अदा कर दी गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। जब सबको यह बात पता चली तो वह बड़े हैरान हुए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरे पर परेशानी बहुत थी। मैं समझ रही थी कि यह लोग परेशान हैं, लेकिन जब शाम हुई तो चारों भाई एक साथ बैठे और मुझे भी पास बिठाया और कहा कि सब कुछ जो आए दिल कर दो। मैं उनकी बातें सुन रही थी। वह कह रहे थे कि यह तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो वसीयत थी अब उनके मुताबिक तो हम सब लोग फंस जाएंगे। मैंने पूछा कि वसीयत में क्या था, तो कहने लगे कि भाभी आप यूँ समझो कि हम जो यह चाय पी रहे हैं ना, यह भी आखिरी दफ़ा है। कल को हमारे पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वसीयत थी कि या तो मेरी माँ अपनी मर्जी से सब कुछ हम सब भाइयों के नाम कर दे, अपनी ज़िंदगी में तो ठीक है, और साथ में अपना बयान भी देना था, लेकिन अगर इससे पहले उसे कुछ हो गया और वह इस दुनिया से चली गई तो उनका सारा पैसा एक ट्रस्ट को चला जाएगा। यह मेरे बाबूजी ने अजीब सी वसीयत की थी, क्योंकि वह अपनी सारी दौलत ट्रस्ट के नाम करना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की वसीयत करके जाऊंगा कि जब मेरी पत्नी भी इस दुनिया से चली जाएगी तो यह पैसे ट्रस्ट को मिल जाएंगे, और अब माँ भी इस दुनिया में नहीं थी तो इसका मतलब यही था कि सब पैसे हाथ से निकल चुके हैं। तभी अचानक मेरे पति ने कहा कि तुम लोगों ने जो उनका हाल किया था उसके साथ इतना बुरा सलूक करते थे, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने वहां जाकर आत्महत्या कर ली हो। यह सुनकर सभी भाई बड़े परेशान थे और अब इस बात को 5 महीने गुजर गए थे और यह 5 महीने बहुत बुरे थे। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। इन लोगों ने मेरे घर वालों से भी उधार ले लिया था, मोहल्ले वालों से उधार भी लिया था, किराने की दुकान वालों से भी उधार लिया। यह चारों हर बंदे से उधार लेकर घर को चलाया था। अब तो मैंने नए कपड़े पहनने भी छोड़ दिए थे। अब मेरी शक्ल भी बदल गई थी। घर में रोटी और दाल के अलावा और कुछ भी नहीं बनता था। एक दिन सब लोग बैठे थे तो कहने लगे कि हमारी माँ बहुत अच्छी थी। जैसा भी हो हमारे लिए पैसे तो निकाल कर रखती थी। जब वह जिंदा थी तो हमें कितने अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती थी। और यह कहते हुए वह सभी अचानक से रोने लगे। पता नहीं इस बात पर रो रहे थे कि हमारी माँ इस दुनिया से चली गई, या इस बात पर रो रहे थे कि इतने दिनों से उन्हें अच्छा खाना भी नहीं खाया था और उनकी हालत भी बुरी हो गई थी। उन सभी को अपने अपने मोबाइल भी बेचने पड़े थे, लैपटॉप भी बेचने पड़े और महंगी घड़ियां भी बेच दी। सारा सामान बेच बेच कर ही गुजारा हो रहा था, क्योंकि इनके पास डिग्री तो थी लेकिन यह नौकरी नहीं करना चाहते थे। इनके पास कोई अनुभव नहीं था और 2-4 जगह जाकर इंटरव्यू दिया तो उन लोगों ने इन्हें वापस भगा दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि यह लोग बोलते थे तो ऐसे लगता था कि लड़ रहे हैं। इनकी आवाज़ ही कुछ ऐसी थी। अब यह लोग
अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। कहने लगे कि कुछ भी हो, अगर हमारी माँ वापस आ जाए तो हमें उसकी बहुत इज़्ज़त करेंगे, हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। इस बात पर मैंने कहा कि अब तो तुम लोग ऐसे ही कहोगे, क्योंकि पहले जो तुमने उनका हाल किया हुआ था वह तो मैं भी जानती हूँ और सारे मोहल्ले वाले भी जानते हैं। वह कहने लगी कि शायद इसलिए हम जहाँ भी गए वहाँ से हमें धुतकार मिली, लेकिन अगर हमारी माँ हमें वापस किसी जन्म में मिल गई तो हम उसका बड़ा ख्याल रखेंगे। मैंने पूछा कि यह सब आप करते ही क्यों थे? तो वह कहने लगे कि हमारे पिताजी कहते थे कि औरत पागल होती है, औरत को अगर सही तरीके से नहीं संभालो तो वह आपके सर पर बैठ जाती है। मेरे पापा भी मेरी माँ के साथ गलत तरीके से पेश आते थे, तो हम लोगों ने भी यही आदत पकड़ ली, लेकिन हमें पता था कि हमसे गलती हुई है, तभी तो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। इतने ज़्यादा पैसे हमारे हाथ से निकल गए, जिसे पाने के लिए लोग मर जाते हैं। अब वह लोग बहुत ज़्यादा बदल गए थे, उनको बहुत अच्छा सबक मिल गया था। एक दिन मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि अब आप वापस आ जाएं, क्योंकि वह इस दुनिया से गई नहीं थी। वह सब कुछ हम लोगों ने खुद प्लान बनाया था इन्हें सबक सिखाने के लिए, और मेरी सास भी जिंदा थी और सारी प्रॉपर्टी और पैसे भी अभी भी उन्हीं के नाम से थे। सब कुछ पहले जैसा ही था। वह जब घर आई तो उन्हें जिंदा देखकर वे चारों फुट फुट कर रोने लगे और माँ जी के गले लग गए। यह देखकर माँ जी भी रोने लगी। उन्होंने बताया कि हमने तुम लोगों को सीधा करने के लिए यह सब कुछ किया था। मेरे पति और बाकी तीनों भाई कहने लगे कि हमें हमारा सबक मिल गया। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आप लोगों को तो हमें लोगों के साथ इससे भी बुरा करना चाहिए था। हमने तो बहुत बुरा किया। मेरी सास ने उन सबको माफ़ कर दिया और उसी दिन घर में बहुत अच्छा खाना भी बना। अब मेरी सास अपने चारों बेटों के साथ इसी घर में रहती हैं और वह लोग अपनी माँ का बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। वह लोग अब बिल्कुल बदल गए। एक दिन तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि अब मैं वसीयत लिखवाना चाहती हूँ और वह सब कुछ तुम लोगों के नाम कर देती हूँ। चारों भाई कहने लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे लिए दुआ किया करें कि हमारी भी कोई अच्छी नौकरी लग जाए। और फिर कुछ महीनों बाद तीनों भाइयों की नौकरी लग गई, क्योंकि छोटा वाला अभी पढ़ाई कर रहा था। अब वह लोग अपनी माँ से बड़ा प्रेम करते और जो पुरानी बातें थी उनके लिए बहुत शर्मिंदा थे। मैंने उन्हें यह समझाया कि अपनी माँ की कदर करो। जब मेरे पति ने यह जाना कि मैं भी इस प्लान में शामिल थी तो उसने गुस्सा नहीं किया था, बल्कि उसने कहा कि शायद हमें यह बात इसी तरह से समझाने की ज़रूरत थी और तुम हमारे लिए लकी साबित हुई, क्योंकि अगर तुम हमारी ज़िंदगी में नहीं आती तो शायद हम अपनी माँ के साथ हमेशा इसी तरह करते जाते। खैर, अब पुरानी बातों को भुला कर एक ही घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, क्या मैंने उन लोगों के साथ सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे।